स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग आधुनिक भारत डिस्कस कर रहे थे जिसमें 1917 तक बातें हो चुकी थी और आज हम लोग आगे की बातें SCERT बुक बिहार बोर्ड की बुक से शुरू कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। आपको जैसे पता है कि 1914 आपकी प्रथम विश्व युद्ध चली, उसके बाद 18 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई। इस युद्ध में भारतीयों ने जन और धन यानी सोल्जर एज मेन पावर की तरह और पैसे से ब्रिटिश की सहायता की। फलतः भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार से भारतीय जनता के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करने की आशाएं थी। विश्व युद्ध के बाद भारतीय किसानों और मजदूरों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। युद्धकाल में ही महात्मा गांधी भारत भी पहुंचे थे। 1919 में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। आपको पता है 15 में वो आए थे, 2 साल वो घूम रहे थे देश। 17 में आपका चंपारण आंदोलन, पहला आंदोलन भी है उनका, शुरू किया और 19 में वो कांग्रेस में प्रवेश किए। कांग्रेस के गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का यह तृतीय चरण आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक आंदोलन। महात्मा गांधी का अभ्युदय और उनकी भूमिका। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। गांधी जी ने कांग्रेस को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। 1919 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन का मार्गदर्शन किया गांधी जी के अंदर। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में अपनी अध्ययन पूरी करके वे अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में भारतीयों के साथ वहाँ गोरी सरकार के अत्याचार के विरुद्ध वो अपोज भी करते रहते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे शासकों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह को हथियार के रूप में हिंसा के स्थान पर अपनाया था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति आग्रह, और गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन अत्याचार के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, वो हिंसा को अनुचित बताते थे। गांधी जी सन 1915 में अफ्रीका से भारत पहुँचे और 1 वर्ष तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया। अपने संघर्ष का आरंभ 1917 में जब बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल जी आए गांधी जी से मिलने के लिए और वहाँ के निलहो किसानों का दुख उन्होंने बताया। और तो वहाँ के मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद और चिकित्सक अनुग्रह नारायण सिंह, किशोर बाबू ने उनको चंपारण के आंदोलन में उन्हें पूरा सहयोग किया। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों तथा गुजरात के खेरा के किसानों का भी नेतृत्व किया। आप कह सकते हैं 17 के बाद, यानी पहला आंदोलन 17 से शुरू हुआ। 18 में आपको अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूर और गुजरात के खेरा के किसानों का नेतृत्व करके अहमदाबाद में मिल की मजदूर के वेतन की वृद्धि मांग और खेरा में फसल नष्ट होने के कारण राजस्व वसूली की रोक की मांग में उन्होंने किसानों का समर्थन किया। गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन में सत्याग्रह अहिंसा के सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। आप देखेंगे कि उन्होंने गांधी जी ने सामाजिक समानता को दूर रखने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए अछूतों को हरिजन शब्द से संबोधित किया। क्वेश्चन भी आता है किसने हरिजन शब्द से अछूतों को संबोधित किया, तो गांधी जी ने। और समाज में गाँव में स्थिति सुधार हेतु चरखा और खादी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 42 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ये तो बहुत आगे की बात है, ये आपको जनरल एक स्किप में दे रहा है, लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे। उनकी छत्र छाया में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 को एक धार्मिक उन्मादी ने उनकी हत्या कर दी। उनकी जीवन की मूल घटनाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज शुरू में ही विश्व युद्ध में बोले थे कि अगर भारत उन्हें मदद करेंगे तो वो भारत को जो मूलभूत सुविधाएं थी, या आप कैसे, ये एक तरह से फ्रीडम के लिए, पूर्ण स्वराज की बात तो नहीं थी, लेकिन आप कह सकते हैं जो मूलभूत सुविधाएं थे उस पर अंग्रेज सोचेगी और विचार करेगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उद्योगों की खूब प्रगति हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर हुआ था यूरोपियन कंट्री में, लेकिन वो युद्ध के कारण आप कह सकते हैं कि थोड़ा ढीला पड़ गया, तो इधर भारतीय उद्योगों की खूब प्रगति हुई। युद्ध के बाद स्थिति बदल गई। युद्धकाल में स्थापित अनेक कारखाने बंद कर दिए गए। श्रमिकों को के असंतोष में, जो उसमें वर्क कर रहे थे, उनमें असंतोष की वृद्धि हुई। लेकिन युद्ध में लाखों की संख्या में भारतीय युद्ध में भाग लिए थे, इसलिए सैनिक में आत्मविश्वास लौटा।
वे समझ गए कि वे यूरोपियन सिपाही से कम नहीं है। ठीक है, भारतीयों पर अनेक विचार के कर लगाए गए, लेकिन युद्ध में जो खर्च हुआ था वो पूरा करने के लिए बहुत सारा कर का भार बढ़ गया, और इससे किसानों ने, श्रमिकों ने अपने अपने अलग अलग दल, आप कह सकते हैं एक तरह संगठन बनाए। बहुत जगह विद्रोह भी हुआ। गांधी जी के आह्वान पर भारतीयों ने ब्रिटेन की सहायता जनधन से तो की। भारतीयों को गांधी जी के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास था। 1919 के अधिनियम के सुधार ने सभी राष्ट्रवादी भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखिएगा, जैसे ही आपका ये विश्व युद्ध कंप्लीट होता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 से सब असंतुष्ट थे, सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, किंतु गांधी जी ने इन सुधारों को सफल बनाने में सहयोग करने का समर्थन किया। पर युद्ध के कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने ब्रिटिश सरकार से गांधी जी का मोह भंग हो गया। युद्ध काल में भारतीयों के हृदय में स्वराज प्राप्ति की जो उम्मीद थी 1919 के अधिनियम से समाप्त हो गई। सारे देश में असंतोष फैल गया था। ठीक है, आप देखेंगे कि दमन की नीति, अब असंतोष फैला तो विरोध होगा, और इसमें आपका दमन की नीति, युद्ध के बाद कानून की अवधि भी समाप्त होने लगी थी। जो आपका प्रतिरक्षा नियम था वो भी समाप्त होने लगा था, लेकिन वो उसे बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया। ठीक है, इस कानून के अधीन किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। परिषद ने इस कानून का नाम काला कानून रखा। आप याद रखिएगा, 1919 के बाद आपका रॉलेट एक्ट आया है। इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके लिए सत्याग्रह की धमकी दी, और सत्याग्रह सभा की स्थापना ही उन्होंने लोगों को 7 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल मनाने को कहा। ठीक है, और इसे अपमान दिवस के रूप में भी मनाया। मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों को अपमान दिवस कि हमारा कोई कानून नहीं चलेगा, कैसे है, मतलब कि हम कोई वैल्यू नहीं है इंसानों का। विरोध में हड़ताल मनाई गई, जुलूस निकाले गए। सरकार ने इस विरोध को बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया। दिल्ली के जुलूस पर गोली चलाई गई, जिनमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लाहौर में गोली चली, कलकत्ता में दुर्घटना हुई, और गांधी जी को दिल्ली पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। यानी देशव्यापी आंदोलन में गांधी जी को दिल्ली पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस चले। पंजाब में कई स्थानों पर उपद्रव हुए। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 प्रमुख नेता, देखिए इसी से जुड़ा है, 7 अप्रैल 1919 को वो आंदोलन बुलाया गया। 10 अप्रैल 1919 के 2 नेता पंजाब के डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। कोई पता नहीं वो हैं कहाँ। ठीक है, और उसके बाद इससे अमृतसर में उत्तेजना फैल गई। अंग्रेजों को गोली लगने से 2 लोग भी मर गए। वहाँ की जनता उत्तेजित थी। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। कुछ आप कह सकते हैं भवनों में आग भी लगा दी। फलतः अंग्रेज ने अमृतसर में सैनिक शासन लागू कर दिया, यानी वहाँ पे एक तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल था। अब देखिए 10 अप्रैल के 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक सभा हुई। अमृतसर में एक छोटा सा पार्क था। इन तीनों ओर से ऊंची दीवारें, 3 तरह दीवारें, और आने का एक रास्ता बहुत सकड़ा, एकदम पतला सा रास्ता। ठीक है, और यह सभा डॉक्टर सतपाल और किचलू की, आप कह सकते हैं कि गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए कि उनको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है। उसके बाद रॉयल एक्ट का आपका विरोध करने के लिए किया गया था। इसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये सभा शांतिपूर्वक थी। ना ही किसी से मारपीट, ना ही कोई दंगा फसाद, कोई बातें नहीं चल रही थी। उसी समय जनरल डायर, देखिएगा 2 नाम आपको मिलेगा, ये नाम भी हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है, थोड़ा सा बात भी करेंगे इस पर। जनरल डायर 100 भारतीय और 50 अंग्रेजी सैनिक को लेकर, यानी 150 सैनिक लेकर आता है जालियांवाला बाग, और उसके बाद करता क्या है, वो लोगों को चेतावनी दिए बिना ही उन पे क्या चला देता है, उन पे गोलियां चला देता है। ठीक है, और कहा जाता है कि लोग, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्होंने गोलियां चलाना तब बंद कराई जब गोला बारूद समाप्त हो गए। लगभग 1000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी में आपके सूत्रों में बताया जाता है 400 ही। जनरल डायर की यह कार्य बदले की भावना से किया गया। उन्होंने शान से कहा कि लोगों को सबक सिखाना चाहता था। याद रखिएगा 2 नाम आया। उसी समय पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर, 2 नाम आया, एक आया जनरल डायर और एक आया सर माइकल ओ डायर।
इसके कारक को उचित ठहराया। ठीक है, अब देखिए आप आगे जाके पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा एक उधम सिंह थे जिन्होंने डायर को मारा था। तो आपके मन में क्वेश्चन आया, एक डायर वो था जो अपने साथ 150 सैनिक लेके आपको वो पार्क में जाता है और लोगों पे गोलियां चलवा देता है। ठीक है, और जब ब्रिटिशर उसको असेंबली में पूछती भी है, मतलब जब उस पर चार्ज लगता है कि तुमने ऐसा किया, तो बोला कि हाँ हम किए, लोगों को सबक सिखाना चाह रहे थे। इवन तो वो ये भी बोला कि हम तोप भी लेके गए थे, अगर तोप अंदर आ जाता पार्क में हम तोप से भी उड़ा देते। ठीक है, मीन्स ऐसा वो बोल, इतना ज़्यादा रूडली। और उस समय पंजाब के गवर्नर भी आपके सर ओ डायर है। ठीक है, अब जनरल डायर तो हैं ही वहाँ पे, जो वो आदमी है वो एक तरह से सोचो कि वो 150 को रेगुलेट करने के लिए गया था, और वहाँ के गवर्नर भी ओ डायर हैं। अब क्वेश्चन आता है, जनरल डायर का जो मृत्यु हुआ था, जो आपको वहाँ पे जाके उस पर गोली चलवाई थी, वो उसकी मृत्यु नॉर्मल हुई, उसको किसी ने मारा नहीं। ठीक है, वो उसको फिर बाद में कानून मतलब कार्रवाई हुई, इंग्लैंड भेजा गया, इंग्लैंड में तो और उसको रिस्पेक्ट भेजने मिलने लगा दंड के बदले। ठीक है, और उसकी मृत्यु नॉर्मल हुई। जबकि ये ओ डायर जो हैं, माइकल ओ डायर, इनको हमारे भारतीय उधम सिंह ने इंग्लैंड जाके मारा था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल डायर और सर माइकल ओ डायर दोनों दो व्यक्ति हैं। हाँ, एक ही जगह एक ही कांड से उनका मैटर है, जालियांवाला बाग कांड से। तो याद रखिएगा, जनरल डायर जो 150 आदमी को ये ऑर्डर दिया था गोली चलाओ, उसका जनरल मृत्यु हुआ, जबकि जिन्होंने उचित ठहराया था वो जो किया है ठीक किया है, तो उसका नाम ओ डायर था जिसको उधम सिंह ने मारा था। कहा जाता है कांग्रेस के जोर देने पर जनरल डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया, किंतु उसे दंड देने के स्थान पर उसका सम्मान किया गया। कुछ अंग्रेजों भारतीयों ने इस हत्याकांड की जांच की मांग की। हंटर कमेटी भी जनरल डायर के कार्यों को उचित ठहराया। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने बोला कि नहीं, जनरल डायर जो किया है उस समय के लिए उस रूल के अकॉर्डिंग उसने उचित कार्य किया। ठीक है, आगे बढ़ते। इस घटना ने भारतीयों का क्रोध उबल पड़ा। पंजाब में अंग्रेजों ने अनेक अत्याचार किए, लोगों पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पंजाब के विरोध में अपनी सर की उपाधि, क्वेश्चन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब त्याग दी? ठीक है, तो इसी घटना के विरोध में अपनी सर की उपाधि त्याग दी। सर शंकर नारायण वो अपने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी का अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया। सन 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बड़ी संख्या में किसान भाग लिए और इस हत्याकांड ने भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोधी बना दिया। वे ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब यही समय आएगी आपका खिलाफत आंदोलन। देखिए, ये आप आगे जब पढ़िएगा आंदोलन के बारे में, तो उसमें आपको अभी आने वाला है असहयोग आंदोलन। तो उसमें देखिएगा कि असहयोग आंदोलन का कोई एक मूल काउज नहीं है, 2-3 कॉज मिलते हैं। जैसे कि 1919 में आपका ये जनरल डायर वाला, उसके बाद आता है खिलाफत। ये वर्ड याद भी रखिएगा, ख से खिलाफत, ख से खलीफा। खिलाफत का मतलब है एक, आप पहले आप एक जान जाइए कि उस समय था क्या कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम का एक तरह से मुखिया माना जाता था, धार्मिक मुखिया माना जाता था। आप कह सकते हैं तुर्की का आप मुस्लिम। ठीक है, तुर्की के जो खलीफा थे वो पूरे मतलब एक तरह से लीडर, रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था और भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति खलीफा के साथ थी। तो युद्ध काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि सुल्तान की शक्तियां नष्ट नहीं की जाएगी, यानी उनकी शक्ति नष्ट नहीं की जाएगी। युद्ध के बाद इंग्लैंड उनके मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के यूरोपीय राज्य को स्वतंत्र कर दिया, सुल्तान को नज़रबंद कर दिया। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। अली ब्रदर्स मिलेंगे आपको, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम और हसरत ने इस खिलाफत आंदोलन की, मीन्स तुर्की के खलीफा को या आप सुल्तान को जो नज़रबंद कर दिया गया, उनको उनकी शक्ति छीन कर दी गई, इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। और इसमें अली ब्रदर्स मेन रोल कर रहे थे और कह सकते हैं कि इनका मेन फोकस, प्राइम फोकस ये था कि हमारे जो खलीफा हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ उन्हें वापस कर दी जाएँ। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर सहानुभूति दिखाई और 1919 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता के
एक मिनट में खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया और मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला। मार्च 1920 में अली बंधुओं ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भेंट की और तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रार्थना की, पर इनका कुछ फल नहीं निकला। सुल्तान के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को सशक्त रूप चलाने का निश्चय किया और इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदुओं को अपने मुसलमान भाइयों का साथ देने के लिए भी कहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब खिलाफत तथा असहयोग। महात्मा गांधी ये मानते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम की एकता आवश्यक है। खिलाफत के पक्ष पर मुसलमानों का सहयोग था और खिलाफत की स्थिति ठीक करने के लिए गांधी जी ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की तरफ से असहयोग नीति अपनाने के लिए कहा। ठीक है, रॉयल्ट एक्ट के प्रश्न। पहला तो रॉयल्ट एक्ट कि आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत के प्रश्न। 3 प्रश्न एक साथ गांधी जी के सामने आए और इस तीनों प्रश्न के जवाब के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन की स्वीकृति के लिए गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पंजाब और खिलाफत की गलतियां ठीक करने और स्वराज की स्थापना के लिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया और गांधी जी के प्रस्ताव को बहुमत से समर्थन मिला। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक नई योजना स्वीकार की गई। इस अधिवेशन कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज भी घोषित कर दिया गया। मीन्स इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो एम था स्वराज, खुद का राज भी घोषित कर दिया। अब यहाँ पे संघर्ष की नई पद्धति। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के रूप में संघर्ष की नई पद्धति आरंभ की। यह आंदोलन सत्याग्रह, अहिंसा के सिद्धांतों पर था। स्वदेशी आंदोलन की तरह इसमें बहिष्कार, स्वदेश की नीतियां अपनाई गई। इनमें रचनात्मक कार्यक्रम भी सम्मिलित थे। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रचनात्मक कार्य जैसे कि आपका सूत वगैरह काटना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद बहिष्कार के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियां, अवैतनिक पद, विदेशी मालों का त्याग, स्वदेशी माल का प्रयोग, सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थानों, कचहरियों एकदम बहिष्कार शामिल था। और लगभग 20,000 चरखे जुलाहे में बांटे गए। काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण संस्थाएं खोली गई और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी शिक्षण संस्थाएं खोली गई। बहुतेरे राष्ट्रभक्तों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी और गांधी जी ने अपने कैसरी हिंद। 2 क्वेश्चन आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर उपाधि कब छोड़ी, तो जालियांवाला हत्याकांड में, और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन में कैसरे हिंद की उपाधि पदक लौटा दिया। ठीक है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत को मिटाना, ये सारे चीज़ को आप कह सकते हैं रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख भाग भी माना। किसानों और श्रमिकों की बहुत भूमिका असहयोग आंदोलन में सभी वर्गों ने समान रूप से भाग लिया। सरकार के दमन चक्र के बावजूद जनता के उत्साह में कमी नहीं आई। केरल के मोपला किसानों ने विरोध कर दिया था। ठीक है, 200 से अधिक मोपला मारे गए, 4500 को गिरफ्तार किया गया और इन्हें रेल के डिब्बे में इस तरह ले गया कि 67 की दम घुटने से मृत्यु हो गई। आंदोलन के स्थगन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी 1920 आप याद रखिएगा। और गांधी जी और अली बंधुओं ने देश भर में दौरे किए। ठीक है, आपके गांधी जी ने और अली बंधुओं ने देश भर में दौरे किए। ठीक है, और 1921 के अंत तक 30,000 लोग बंदी बना लिए गए तथा गांधी जी को छोड़कर सभी नेता बंदी बना लिए गए। लोगों का उत्साह फिर भी कम नहीं हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ 1921 में। हकीम अफजल खां इसके अध्यक्ष थे। सम्मेलन में आंदोलन जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया। लोगों को कर न लेने के लिए कहा गया। गांधी जी ने गुजरात के बारदौली में यह आंदोलन आरंभ किया। जब यह आंदोलन चरम सीमा पर था तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस वालों ने उत्तेजित होकर आंदोलन भीड़ पर गोली चला दी। जवाब में लोगों ने थाने में आग लगा दी और 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन के स्थान की स्थापन मतलब समापन की घोषणा कर दी और यह प्रमुख शर्त अहिंसा थी। हिंसक घटना उस समय गांधी जी ये बोले भी थे कि अभी हमारा देश स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे उन्होंने आंदोलन बंद किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 7 साल की जेल हुई। वैसे 7 साल कंटिन्यू रहे नहीं वो,
7 साल की जेल हुई। असहयोग आंदोलन समग्र राष्ट्रीय आंदोलन का एक अध्याय समाप्त हो गया। यानी 20 से 22 तक आपका असहयोग आंदोलन है। और असहयोग आंदोलन में हुआ क्या क्या, ये बातें चीज़ें आपको बंद होने का कारण क्या है, चौरी चौरा कांड याद रखिएगा 22 में हुआ था 5 फरवरी को। रचनात्मक कार्य के बारे में बात करें तो ये जो आपका रचनात्मक कार्य आता है, 5 फरवरी 24 को गांधी जी जेल से मुक्त हो गए। देखिए आपका यहाँ पे 22-24 2 साल में ही। इसके बाद गांधी जी अपना ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर लगाया। असहयोग के समय कांग्रेस ने रचनात्मक कार्य अपनाया, जैसे खादी पहनना, चरखा सूत काटना, शिक्षा संस्थाएं चलाना, स्वदेशी वस्तु को अपनाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, अछूतों के उद्धार पे बातें, हरिजन शब्द कहना। गांधी जी ने अपना संपूर्ण ध्यान इन्हीं सारे कार्यों में रखा। और स्वदेशी कपड़ों के प्रचार से लाखों जुलाहों को काम मिला। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना, प्रतिमाह 2000 गज सूत काटना अनिवार्य कर दिया गया। और अब देखेंगे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। देश भर में खादी भंडार खोले गए। गांव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। ठीक है। असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने से कांग्रेस फिर 2 दल में बंट गया। अब 2 दल गांधी जी की घोषणा से असंतुष्ट होकर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई आदि ने यह निर्णय लिया कांग्रेस चुनाव में भाग लेना चाहिए। उसकी यह योजना थी कि विधान परिषद में जाके आंतरिक रूप से रुकावट डाली जाए। दूसरा दल पटेल और राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद थे। वे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दें, कांग्रेस उसी में अपनी शक्ति लगाए। दिसंबर 1922 में को गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन भी आता है, गया का क्वेश्चन है तो आप बिहार का क्वेश्चन बनेगा इसमें। 1922 में गया का अधिवेशन हुआ। याद रखिएगा, जस्ट आपका बंद होने के बाद जो अधिवेशन हुआ गया में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उन्होंने प्रयत्न किया कि कांग्रेस उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, लेकिन उनकी सफलता नहीं मिली। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की घोषणा की। ठीक है, आप एक और पार्टी की घोषणा की, मतलब कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनी, स्वराज पार्टी। यह स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनमें दोनों पारस्परिक मतभेद को दूर करने के लिए सन 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में स्वराजियों की चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। 1924 में स्वराजियों को गांधी जी की भी स्वीकृति मिल गई और 23 के चुनाव में स्वराजियों को भारी बहुमत मिला और केंद्रीय विधान परिषद बंगाल और मध्य प्रदेश के उनके अध्यक्ष को भी बहुत बहुमत मिला। मीन्स कहने का मतलब स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी बनी और ये पार्टी जो है उनसे अलग हुई और वो पार्टी को बहुत बहुमत मिला। शुरू में लोग अपोज कर रहे थे कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन ये लोग कहे कि नहीं, हम अंदर कोर्ट में जाके अब उनसे, मतलब वो असेंबली में अब उनसे बातें करेंगे। तो इसलिए एक नई पार्टी बनी और उन्हें बहुत बहुमत मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे और विधानमंडल में स्वराजियों के नेता बने आपके चित्तरंजन दास। स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल के बजटों को मांग को स्वीकार किया। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और 26 में चुनाव के स्वराजियों को विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भी असहयोग आंदोलन के स्थगन से जनता के बीच उत्पन्न निराशा को दूर करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब आगे बढ़े तो किसानों और मजदूरों का आंदोलन। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के कई नेता किसानों के बीच काम किया। जन आंदोलन की किसानों की बड़ी संख्या में भाग लिया। किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार दमन के विरुद्ध अनेक आंदोलन विद्रोह किए। देश के विभिन्न भागों में किसान के संगठन बने। पहला संगठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में बनाया गया। किसानों को संगठित करने वाले नेता बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती और NG रंगा आदि प्रमुख थे। किसानों ने आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के साथ साथ अपनी आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिया। किसान सभा का उद्देश्य आर्थिक शोषण की रक्षा करना था। आप कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ बरदौली के किसानों का नेतृत्व किया। किसानों की तरह मजदूरों ने अपनी संगठित करना आरंभ किया। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र लेबर यूनियन की स्थापना की गई। 1920 में नारायण मल्हर जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनिट कांग्रेस की स्थापना की। इसके अधिवेशन में अध्यक्षता लाला लाजपत ने किया। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस आदि नेता भी अध्यक्ष बने। किसानों और मजदूरों की समाजवादी विचारों पर प्रभाव डाला। सन 1922 से 25 तक देश के विभिन्न भागों में मजदूरों ने हड़ताल की। अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी का गठन किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ बम्बई में के मजदूरों ने भाग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और मजदूरों के
आविर्भाव के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को एक नवीन गतिशीलता प्रदान हुई। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।